गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम बात करेंगे रूस और यूक्रेन की। रूस और यूक्रेन ने एक दूसरे पर भीषण ड्रोन और मिसाइल हमले किए हैं। रूस ने यूक्रेन के कई क्षेत्रों को निशाना बनाया है। वहीं यूक्रेनी हमले से रूस के काला सागर स्थित रिजॉर्ट सोची में तेल डिपो में भीषण आग लग गई है। क्रास्नोडार क्षेत्र के गवर्नर वेनियामिन कोंड्राटेव ने बताया कि ड्रोन का मलबा गिरने से ईंधन टैंक में भीषण आग लग गई। आग को बुझाने के लिए 120 से अधिक दमकल कर्मी जुटे हुए हैं। इस हमले के बाद घटनास्थल के वीडियो सामने आए हैं। इन वीडियो में तेल डिपो के ऊपर से धुएं के विशाल गुब्बार उठते दिखाई दिए। इस हमले के बाद सोची हवाई अड्डे पर उड़ानों का परिचालन अस्थायी तौर पर रोक दिया गया है। वोरोनिस क्षेत्र के अधिकारियों ने बताया कि यूक्रेनी ड्रोन हमले में 4 लोग घायल हुए हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि उसके एयर डिफेंस ने 93 यूक्रेनी ड्रोनों को मार गिराया है। रूस की ओर से यूक्रेन में ड्रोन और मिसाइल दागी गई है। यूक्रेन के दक्षिणी शहर मायकोलेव के एक अधिकारी ने बताया कि रूसी मिसाइल हमले से नागरिकों के घर और बुनियादी ढांचे नष्ट हो गए हैं। मायकोलेव शहर में हुए हमले से कम 3 नागरिक घायल हुए हैं। यूक्रेन की आपातकालीन सेवा ने मिसाइल हमले के बाद आग बुझाते फायर फाइटर्स की तस्वीरें शेयर की हैं। यूक्रेनी वायुसेना ने रविवार को कहा कि रूस ने यूक्रेन के खिलाफ 76 ड्रोन और 7 मिसाइलें दागी। इसमें से 60 ड्रोन और 1 मिसाइल को रोक दिया गया है। 16 ड्रोन और 6 मिसाइलों ने कई जगह नुकसान किया है। ये हमला यूक्रेन में हाल के महीनों में सबसे घातक सप्ताहों में से एक के बाद हुआ है। गुरुवार को रूसी ड्रोन और मिसाइल हमले में 5 बच्चों सहित 31 लोग मारे गए थे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को शांति प्रयासों में प्रगति के लिए 8 अगस्त की डेडलाइन दिए जाने के बाद ये हमले जारी हैं। ट्रंप ने बताया कि उनके विशेष दूत स्टीव विटकॉफ रूस जा रहे हैं ताकि मॉस्को को यूक्रेन के साथ युद्ध में युद्ध विराम के लिए सहमत होने के लिए प्रेरित किया जा सके। आइए बात करें हम अमेरिका की। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत पर 25% टैरिफ लगाने के बाद भारत और अमेरिका के रिश्ते नाजुक मोड़ से गुजर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे शब्दों में भारत की रूसी तेल खरीद पर नाराजगी जताई है और इसे रोकने की मांग की है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक है और 2022 से रूसी तेल का सबसे बड़ा खरीदार बना हुआ है। ऐसे में अगर रूस भारत की आपूर्ति बाधित होती है तो मॉस्को के अरबों डॉलर के राजस्व को खतरा हो सकता है। विश्लेषकों ने आशंका जताई कि अगर ऐसा होता है तो पुतिन चुप नहीं बैठेंगे। रूस अमेरिका के नेतृत्व वाली एक प्रमुख तेल पाइपलाइन को रोककर जवाबी कार्रवाई कर सकता है। विश्लेषकों को डर है कि रूस की कार्रवाई से एक नया वैश्विक आपूर्ति संकट खड़ा हो सकता है। भारत अभी रोजाना 20 लाख बैरल तेल खरीदता है, जो वैश्विक आपूर्ति का 2% है। अन्य प्रमुख खरीदार चीन और तुर्की हैं। जेपी मॉर्गन के विश्लेषकों ने कहा कि मॉस्को के लिए भारतीय मार्ग इतना महत्वपूर्ण है कि अगर इसमें बाधा पहुंचाई गई तो वह कजाकिस्तान से सीपीसी पाइपलाइन को बंद करके जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं। यहाँ शेवरॉन और एक्सॉन जैसी अमेरिकी तेल कंपनियों को बड़ी हिस्सेदारी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस को 10 दिनों की डेडलाइन दी और कहा कि अगर मॉस्को इस दौरान यूक्रेन के साथ शांति समझौता नहीं करता तो अमेरिका रूसी तेल खरीदने वाले देशों पर 100% तक टैरिफ लगा देगा। इसके पहले ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की है, जो आगामी शुक्रवार से लागू हो रहा है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने गुरुवार को बताया था कि ट्रंप की धमकियों के बीच भारतीय सरकारी रिफाइनरी ने सप्ताह रूसी तेल की खरीद रोक दी है। दुनिया के दूसरे सबसे बड़े तेल निर्यातक रूस से भारत ने 2022 में ही बड़ी मात्रा में तेल खरीदना शुरू किया है। इसके पहले यूरोप रूस का सबसे बड़ा तेल आयातक था, लेकिन 2022 में यूक्रेन में युद्ध शुरू होने के बाद इसने रूसी तेल पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके बाद मॉस्को ने नई दिल्ली का रुख किया और भारत एक प्रमुख आयातक बन गया। रूस की दिग्गज तेल कंपनी रोसनेफ्ट की भारत की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरियों में से एक में बड़ी हिस्सेदारी है। ये हम बात करें पाकिस्तान की। पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई में भारतीय लड़ाकू विमान गिरने की रिपोर्ट पर चीन ने प्रतिक्रिया देते हुए अपने एयर टू एयर PL-15 मिसाइल की तारीफ की है। रॉयटर्स की शनिवार की एक रिपोर्ट में दावा किया कि भारत और पाकिस्तान के बीच 6-7 मई की रात हुए संघर्ष के दौरान भारत का एक एडवांस फाइटर जेट गिराया गया है। रॉयटर्स ने उस विमान के राफेल होने का दावा किया है। इस दावे के पीछे रॉयटर्स ने पाकिस्तान और भारत के कुछ वायुसेना के अधिकारियों का हवाला दिया है। रॉयटर्स की रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान के चीनी J-10 लड़ाकू विमान ने भारत के अत्याधुनिक राफेल लड़ाकू विमान को गिराया था। हालांकि भारत ने अभी तक आधिकारिक तौर पर राफेल गिरने की बात नहीं मानी है। हालांकि भारत ने जरूर कहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ संघर्ष में कुछ नुकसान हुआ है, जबकि फ्रांस एयरफोर्स के चीफ ने पिछले महीने कहा था कि एक राफेल का नुकसान भारत को हुआ है, लेकिन वो पाकिस्तानी मिसाइल से नहीं बल्कि तकनीकी दिक्कतों की वजह से। लेकिन रॉयटर्स ने अपनी रिपोर्ट में दोनों देशों के वायुसेना के अधिकारियों का हवाला देते हुए दावा किया है कि असल में भारतीय पायलट ने चीनी PL-15 मिसाइल की रेंज को कम करके आंका था। रिपोर्ट में दावा किया गया था कि भारतीय पायलट को इस बात की खुफिया जानकारी थी कि PL-15 मिसाइल का रेंज 145 किलोमीटर है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से इस्तेमाल की गई मिसाइल की रेंज 200 किलोमीटर से ज़्यादा थी। चीन की सेना PLA ने अपने स्टॉक से PL-15 मिसाइल निकालकर पाकिस्तान को दिया है, जिसकी रेंज 200 से 300 किलोमीटर के बीच हो सकती है। रॉयटर्स को पाकिस्तानी अधिकारियों ने बताया कि भारतीय विमान पर करीब
200 किलोमीटर की दूरी से हमला किया गया था, जबकि भारतीय अधिकारियों का कहना है कि रेंज 200 किलोमीटर से कुछ और ज़्यादा थी। राइटर्स ने कहा कि विमान गिरने के पीछे ऐसा नहीं था कि विमान में किसी तरह की कोई दिक्कत थी, बल्कि मिसाइल की रेंज को लेकर गलत खुफिया जानकारी की वजह से विमान गिरे। जिसके बाद ग्लोबल टाइम्स ने अपनी मिसाइल की खूब पीठ थपथपाई है। उसने लिखा है कि PL-15 मिसाइल को चीन की ओर से लंबी दूरी की एयर टू एयर वॉरफेयर में क्रांतिकारी कदम माना जा रहा है। इसमें इनर्शियल नेविगेशन, सैटेलाइट गाइडेंस, डाटा लिंक और एक्टिव रडार जैसे हाई एंड गाइडेंस सिस्टम लगे हैं। इसका प्रदर्शन इस झड़प में अप्रत्याशित रूप से सफल रहा, जिससे चीनी रक्षा तकनीक की क्षमताओं पर वैश्विक ध्यान गया है। चीनी सैन्य मामलों के जानकार झांग जुएफेंग ने ग्लोबल टाइम्स को बताया कि PL-15E की सबसे बड़ी खूबियों में से इसकी लंबी दूरी है। इसकी अधिकतम मारक क्षमता पिछली मिसाइलों से कई ज़्यादा है। ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि एयर शो चाइना 2021 में जब इसे सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया गया था, तब इसकी सीमा 145 किलोमीटर बताई गई थी। वहीं जून में 95 पेरिस एयर शो में मीडिया से जब पूछा गया तो J-10CE या राफेल में कौन बेहतर है, तो एविएशन इंडस्ट्री कॉरपोरेशन ऑफ चाइना के प्रवक्ता वू जिवेई ने ग्लोबल टाइम्स को बताया कि दोनों विमान एडवांस फाइटर जेट हैं। आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना के अधिकारियों ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन ने पाकिस्तान को लाइव सैटेलाइट डेटा लिंक दिए थे। 3 अगस्त 2025 को रूस के कामचटका प्रायद्वीप में स्थित क्रेशेनिकोव ज्वालामुखी ने 600 साल बाद अपनी पहली बार बड़ी विस्फोटक गतिविधि दिखाई। इस विस्फोट ने राख के विशाल गुबार को 6 किलोमीटर 19,700 फीट तक हवा में उड़ा दिया, जिससे पूरे क्षेत्र में हलचल मच गई। इस घटना को भूकंपीय गतिविधि और ज्वालामुखी विस्फोटों के बीच गहरे संबंध के रूप में देखा जा रहा है। 3 अगस्त को क्रेशेनोवी ज्वालामुखी के फटने के कुछ ही दिनों बाद कामचटका प्रायद्वीप में एक बहुत शक्तिशाली 8.8 तीव्रता का भूकंप आया था। यह भूकंप 29 जुलाई 2025 को आया था। दुनिया भर में इसका प्रभाव महसूस किया गया। इस भूकंप के कारण कई शक्तिशाली आफ्टर शॉक्स और मिनी भूकंप भी हुए, जिनमें एक 6.8 तीव्रता का भूकंप 3 अगस्त को सुबह 5:37 पर हुआ। ओल्गा गिरिना, जो कि कामचटका ज्वालामुखी विस्फोट या दल केवर्ट की प्रमुख है, ने इस भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट के बीच संबंध को स्पष्ट किया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि भूकंप ने ज्वालामुखी के विस्फोट को प्रेरित किया है। हालांकि यह अब तक की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण घटना है, क्योंकि 600 वर्षों में पहली बार किशिनियोकोव ज्वालामुखी फटा। किशिनियोकोव ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो कामचटका प्रायद्वीप की पूर्वी सीमा में स्थित है। ये ज्वालामुखी 1463 में अंतिम बार सक्रिय हुआ था। तब से कोई विस्फोट नहीं हुआ था। वैज्ञानिकों के अनुसार ये ज्वालामुखी प्लेस्टोसीन काल के दौरान बने दो अतिव्यापी स्ट्रेटो ज्वालामुखियों से मिलकर बना है। इसका शिखर 1816 मीटर 1.1 मील ऊंचा है और यह रूस के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्रों में एक माना जाता है। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल of my news, views and analysis by Prakash.